सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह और मैं हूं मोहम्मद एहसन। आप हमारे बुलेटिन YouTube पर बराह रास्त देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। इस बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, वफाकी वजीर दाखिला एजाज शाह ने इदारों पर तनकीद करने वालों को पाकिस्तान छोड़ने का मशवरा दे दिया। कहते हैं मुस्लिम लीग नून अपने बयानिए की वजह से गैर महफूज है, अल्लाह उनको हिदायत दे और उनकी हिफाजत करे। बोले माजी में ANP को तालिबान की मुखालिफत पर निशाना बनाया गया था, इस हवाले से बात भी करेंगे। अभी आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला एजाज शाह ने इदारों पर तनकीद करने वालों को पाकिस्तान छोड़ने का मशवरा दे दिया। वो कहते हैं मुस्लिम लीग नून अपने बयानिए की वजह से गैर महफूज है। फौज के खिलाफ मेरा ख्याल है जो बात करता है उसको बॉर्डर के पास करता है, वो अमृतसर जाने रहे और पाकिस्तान में आई रही। आपने देखा नहीं है कि जिस वक्त ANP की हुकूमत आई थी, जब ANP हुकूमत ने टेररिज्म के खिलाफ तरीके तालिबान अफगानिस्तान पाकिस्तान में बलोचों को मार दिया, अजीब गुलाम बलोच को मार दिया, फिर इफ्तिखार के बेटे को मार दिया, ये रिएक्शन। तो मैं इस दुआ के साथ कि हमारे ये लोग जो कि इस नून के बयानिए के साथ हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे और अल्लाह ताला उनकी हिफाजत भी करे, क्योंकि मुझे लगता है वो वनरेबल है। इसलिए मेरे दोस्तों भाइयों अपनी इस सवाल से बात करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वज़ीर दाखिला वफाकी वज़ीर दाखिला का ये बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान छोड़ने का उन्होंने मशवरा दिया है जो लोग इदारों पर तनकीद करते हैं। इस बयान के हवाले से आप क्या कहेंगे? ये बुनियादी तौर पे एक तो जो उन्होंने अपोजिशन को थ्रेट किया है, वनरेबल करार दिया है, ये तो शेख रशीद साहब के जो बयानात हैं उसी की ऑफशूट है। उन्होंने कहा था कि धमाके होंगे और दहशतगर्दी के खतरात हैं और अपोजिशन अपने जलसे वगैरह बंद करे। उस वक्त पूरा PDM से वो मुखातिब थे। तो अब ये इन्होंने जो एजाज शाह साहब ने आज ये बात की है, ये मुस्लिम लीग नून के हवाले से पर्टिकुलरली की है और जवाब ये बनाया है कि वो इदारों के खिलाफ बात कर रहे हैं। इदारों के खिलाफ तो बात नहीं है, बात चंद अफराद के मुतालिक बात है और जो ताज़ा झगड़ा है वो तो वज़ीर ख़ारजा के मुतालिक बात की है याद सादिक साहब ने, जिस पर वो कायम भी है। और उस बात की आज तस्दीक जो है वो मौलाना फजलुर रहमान ने भी कर दी है। उन्होंने कहा कि बड़ा अच्छा बयान दिया और जैन मुगल साहिब था और याद सादिक साहब ने कहा है कि मैं अपने बयान पर कायम हूँ। इसके अलावा आप देखेंगे वहां पर जो बाकी पार्टीज मौजूद थी, जैसे पीपल्स पार्टी भी थी यकीनी तौर पर, कुछ और जमातें भी पार्लियामेंट में, किसी ने तरदीद नहीं की इस बयान की। ये कहा है कि अच्छा था कि ना देते या बाद में देते, तरदीद कहीं से नहीं आई। तो एक तो इसका ये पहलू है। तो एजाज शाह साहब धमकियां दे रहे हैं, एक वजीर दाखिला या हुकूमत जो है वो हर तरह की धमकियां तो पहले दे चुकी है। तो अगर इस दौरान कोई ऐसा वाकया हो जाता है तशद्दुद वाला, जो कोई ऐसी बईद नहीं है, एजाज शाह साहब पर पहले भी बहुत सारे इल्जाम आते रहे हैं, बेनजीर शहादत का मामले में भी इनका नाम आता रहा है। तो लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान के हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं और अपोजिशन का जो अनासर टारगेट हैं या जिनको वो मुखातब कर रही है वो एजाज शाह से ऊपर हैं। तो इसमें जो कुछ होने जा रहा है, अगर तशद्दुद का इसमें कोई एलिमेंट आ जाए तो एजाज शाह साहब ने तो आज पेश की अपना उसका इतराफ कर लिया कि मामला उस तरफ जा सकता है। और अपोजिशन भी जो तहरीक चला रही है, जाहिर है वो एक आईनी हदूद के अंदर तो है, लेकिन जब ये जुलूस और उसके बाद धरना शुरू हो जाएगा, लॉन्ग मार्च करेंगे, धरना करेंगे, तो उसमें ज़ाहिर घेराव तो उन्होंने भी करना है। तो ये एक पहलू आएगा इसमें और ये हुकूमत धमकियां दे रही है और अब आज उन्होंने, मैं समझता हूँ, एतराफ भी कर लिया। अगर खुदा ना खासा कुछ हो गया तो फिर शेख रशीद के मतलब तो पहले ही कहा जा रहा है, बहुत सारे क्वार्टर्स कह रहे हैं कि इनको शामिल तफ्तीश किया जाए बलूचिस्तान और पेशावर के धमाकों और कराची में कालम दीन की शहादत के बारे में। तो एजाज शाह साहब ने भी आज एक पेशगी बयान दे दिया। ठीक है, नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद रहेगा। सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वफाकी वज़ीर दाखिला का बयान तो आपने सुन लिया, उन्होंने कहा कि इदारों पर तनकीद करने वालों को पाकिस्तान छोड़ने का मशवरा दे दिया है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने मुस्लिम लीग नून को कहा कि अपने बयानिए की वजह से गैर महफूज हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि कौमी असम्बली में सिर्फ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने ही बयान ऐसा नहीं दिया, बल्कि हुकूमती नुमाइंदे ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया था, तो ये बात सिर्फ मुस्लिम लीग नून के लिए ही क्यों?
बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो काफी तफसील से बात कर दी है मेरे साथी ने, नवीद चौधरी साहब ने। बहुत कम मेरे लिए गुंजाइश है, लेकिन बहरहाल जब तक ये गद्दारी के फतवे जारी करने, गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने, दूसरों को मुल्क छोड़ने का मशवरा देने, अपने आप की नाअहली, नाकामी, बैड गवर्नेंस को छुपाने के लिए मुसल्लह अफवाज के एक पेज होने की चादर तान लेने से ना तो मसाइल हल होने जा रहे हैं, ना ही ये हुकूमत कामयाब होने जा रही है। अवामुन नास की जिंदगी इतनी तहस नहस कर दी है इन्होंने कि ये अब अपना ये सारे ऐब छुपाने के लिए अपोजिशन के ऊपर चढ़ दौड़े हैं। ना माजी में इस किस्म के रवैये से किसी को फायदा पहुंचा है और ना इस दफा पहुंचने जा रहा है। इस बात का इदराक जितनी जल्दी इमरान खान साहब खुद और उनके साथ हवारी और साथी कर लें तो ये बेहतर होगा। ये जिस किस्म के बयानात दिए जा रहे हैं, इससे इस मामले को बढ़ावा मिला है और इन्हीं बयानात की रोशनी में हिंदुस्तान जो है वो सारा हारजा सराई कर रहा है और सारे प्रोपेगेंडा कर रहा है। ये पार्लियामेंट के अंदर की बात थी, इसको अंदर तक ही रहने देना चाहिए था। जबकि बात कही गई थी उस वक्त तो स्पीकर साहब ने मुनासिब नहीं समझा कि इन अल्फाज को एक्सपंज कर दें या इसको रिकॉर्ड का हिस्सा ना बनने दें। उस वक्त खामोशी इख्तियार की। गालबन मकसद यही था कि इसको बाद में हम एक्सप्लॉइट करेंगे। हम ये देख रहे हैं कि जब से पीडीएम की कैंपेन शुरू हुई है उस वक्त से न सिर्फ ये कि हुकूमत बुखलाहट का शिकार है, बल्कि एक के बाद दूसरा ऐसा बयान जारी किया जा रहा है कि उसका न सियाको सबाक पता होता है इन्हें, न कुछ पुलवामा के हवाले से जो फवाद चौधरी साहब ने माशाअल्लाह जो आलिशान बयान जारी किया है उसकी कनोटेशंस का भी उन्हें नहीं पता कि इसके क्या तबाहकुन असरात हो सकते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में सिर्फ तर्स खाया जा सकता है इस हुकूमत के ऊपर। अपोजिशन की कैंपेन का जहां तक तल्लक है, हमें ये बात समझ आ रही है कि वो कामयाब है इसलिए कि हुकूमत जो है उसके नतीजे में बिल्कुल अपने हवास खोती जा रही है। इस किस्म की अब एक और फैसला हुआ है कि जब वो कैंपेन चल रही है तो वो भी अब इसका जवाब जो है ग्राउंड पर देंगे। वो भी जलसा करेंगे 7 नवंबर को हफ्जाबाद में। ये रवैये हुकूमतों के नहीं है। ये अब जब इलेक्शन हो रहा हो तो दो पार्टियां एक दूसरे के मुकाबले में जलसा करें तो समझ में आता है, लेकिन जब हुकूमत और अपोजिशन फील्ड में निकल आएंगे तो फिर उसके बाद अनार्की होगी, फिर उसके बाद सिविल वॉर की तरफ इसको लेके जाया जा रहा है। मैं तो सिर्फ अब एक मुतालबा करना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम की वसातत से कि फौज की क़यादत को ये चाहिए कि वो हुकूमत को मना करे इस बात से कि हर अपने ऐप को छुपाने के लिए हमारी चादर तानना छोड़ दें। उनसे आप पूछें कि भाई ये आटे चीनी की कीमत इतनी क्यों बढ़ गई है, उसका जवाब ये है कि हम और पाक फौज। ठीक है। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है रहनुमा JUIF मुफ्ती कफायतुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वज़ीर दाखिला का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि इदारों पर तनकीद करने वाले मुल्क छोड़ के चले जाएं, और इसके अलावा उन्होंने कहा है मुस्लिम लीग नून के बारे में कि वो अपने बयानिए की वजह से गैर महफूज हैं। इशारा किस तरफ आप उनका समझ रहे हैं? देखें, हुकूमत तो कोई अखलाकी अक़दार की बात तो करती नहीं है। वो ताकत के नशे में है और उनको बहुत बड़ा घुमंड है कि हमारे पीछे हमारी फौज खड़ी है और वो कौम के पीछे नहीं खड़ी। और इस तरह वो दोस्त और दानली और जबर की बात करते हैं। ये बात जो आपने की ये किसी गैर जिम्मेदार आदमी ने नहीं की। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो शख्स वज़ीर दाखिला है और मरकजी कैबिनेट में बैठता है। वो अगर ये कहता है कि अपने बयानी की वजह से ये गैर महफूज हैं, तो इसका माना ये है कि वो मैसेज दे रहा है कि हम इनको कत्ल करेंगे, इन पे धमाके करेंगे, इनको मारेंगे। तो ये मैसेज है, इससे क्या हालात पैदा होते हैं। मैं तो एक और बात का भी इजाफा करना चाहता हूँ कि शेख रशीद साहब ने बयान दिया है कि अपोजिशन वाले जलसे और तहरीक न चलाएं, जलसे न करें इसलिए कि दहशतगर्दी होगी। तो फिर कराची में दहशतगर्दी हो गई है और फिर उसके बाद मदरसे में पेशावर में दहशतगर्दी हो गई है। मैं समझता हूँ कि घटिया हरकत है। ये सियासी मंजर के लिए, ये सियासी फायदे हासिल करने के लिए इंसानों की मौत से खेला जाए। इस बात पे नोटिस लेना चाहिए। अगर हुकूमत संजीदा है कि एजाज शाह अपनी बात वापस भी ले ले और वो माफी भी मांग ले, और वरना इसके जो नताइज होंगे वो तो मुल्क को अनारकी की तरफ ले जाया जाएगा। वो मुल्क की सलामती पर एक सवालिया निशान बन जाएगा अगर उन्होंने अपने बात की वजाहत न की या उन्होंने अपनी बात वापस नहीं ली।
ٹھیک ہے مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے گا. نوید چودھری صاحب آپ کی جانب بڑھوں گی. جیسا کہ بار بار یہ ریپیٹ کیا جا رہا ہے اور وزیر داخلہ نے یہ کہا ہے کہ مسلم لیگ نون اپنے بیانیے کی وجہ سے غیر محفوظ ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. کس طرف اشارہ ہے؟ کیا وہی تو نہیں ہونے جا رہا جس طرح اسلام آباد میں ناموس رسالت دھرنا ہوا تھا اور احسن اقبال کو انہی کے حلقے سے حملہ بھی کیا گیا تھا؟ تو کیا اسی طرح کا کچھ ہونے جا رہا ہے؟ اسی کی طرف اشارہ تو نہیں ہے ان کا؟ جو واقعات اس وقت بھی رونما ہوئے تھے مختلف، اس کے بارے میں بھی اطلاعات تھیں کہ انہیں بھی کہیں نہ کہیں سے اسپانسر کیا جا رہا ہے. پیچھے کوئی نہ کوئی پلاننگ تھی اس کے، مطلب ایسے ہوا میں نہیں تھے وہ، لیکن ظاہر ہے چونکہ نون لیگ کی حکومت کو گرانا بھی مقصود تھا اور کسی کو گولی لگ گئی، کسی کو جوتا لگ گیا، کسی کو صحیح پھینکی گئی، یہ بھی کرنا تھا اور ان عناصر کو مکمل سپورٹ حاصل تھی تو ان کی سنی نہیں گئی اور معاملہ اسی طرح سے آ گیا. لیکن وہ بھی ظاہر ہے اس طرح چلا تھا. اب اس وقت صورتحال ڈفرینٹ ہے کہ پبلک جو ہے وہ انتہائی اشتعال کے عالم میں، صرف نون لیگ نہیں بلکہ پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں وہ غم و غصے کا شکار ہیں جو ملک کے ساتھ ہو رہا ہے، جو ان کی قیادت کے ساتھ ہو رہا ہے. اور عوام جو ہیں بالخصوص وہ مہنگائی نے ان کو تڑپا کے رکھ دی ہے. عوام کے تمام شعبے جو ہیں وہ اپنی پریشانی کا شکار ہیں. بد نظمی ہے، امن و امان نہیں ہے، اوپر سے سارا قرضہ اتنا انہوں نے لے لیا اور روٹ کے ملک کو کھا رہے ہیں. کسی اسکینڈل کی تحقیقات نہیں ہو رہی، ناانصافی کے جو ہیں سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں اوپر نیچے. تو لوگ تو اشتعال کا شکار ہیں وہ تو، اور عوام ایسے حالات میں سیاسی قیادت میں تو بڑی ہوش مندی کا ثبوت دیا ہے کہ تحریک کو پورا میں رکھ کے چلا رہے ہیں. اگر یہی سیاسی قائدین اپنے کارکنوں کو یا عوام کو خدا نہ خواستہ کہیں پرتشدد کال کا اشارہ دے دیں تو سارا سسٹم تحس نحس ہو جائے گا ایک آدھ دن میں. یہ 2 دن نہیں لگیں گے سارے کام میں. تو یہ حکومت اس طرف جا رہی ہے نا، اب صحیح معنوں میں کہوں گا کہ حکومت آگ سے کھیل رہی ہے، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں ان کا تو احتساب مطلوب ہے. انہوں نے 2 سال حکومت کر دی، ملک کا بیڑا گرک کر دیا، کشمیر سرنڈر کر دیا، اکانومی تباہ کر دی اور امن و امان جو ہے اس کو تحس نحس کر دیا، قرضے اتنے چڑھا دیے، کرپشن کے سارے ریکارڈ توڑ دیے. تو ان کا تو اب احتساب مقصود ہے. اگر یہ تشدد کی کارروائی کریں گے یا طاقت کے نشے میں کوئی ایسی غلط حرکت کر بیٹھیں گے تو اس کے نتائج ان کو دنوں کے اندر بہت برے بھگتنے پڑیں گے. ٹھیک ہے سلیم بخاری صاحب آپ کی جانب آؤں گی اور اسی سوال کو آگے بھی بڑھاؤں گی کہ ماضی میں نون لیگ کے رہنما احسن اقبال کو نارووال میں اس وقت نشانہ بنایا گیا تھا جب وہ وزیر داخلہ تھے، تو اب اعجاز شاہ صاحب کے اس بیان کو آپ کس تناظر میں دیکھیں گے؟ یہ اعجاز شاہ صاحب خود چونکہ ایک ایسے ادارے سے منسلک رہے ہیں لہذا ان کو یہ گفتگو سے اجتناب کرنا چاہیے تھا. جیسا کہ مفتی کفایت اللہ صاحب نے کہا کہ وہ اپنے اس بیان کی یا تو معذرت کر لیں، معافی مانگ لیں قوم سے، یا اس کو واپس لے لیں، کیونکہ اہم عہدوں پر فائز لوگ جب اس طرح کی زبان بولنے لگیں گے تو اس سے انارکی پھیلے گی. بالکل ٹھیک کہا مولانا مفتی صاحب نے. اور دوسری بات یہ ہے کہ فوج کو اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے، خاص طور سے میں عمران خان صاحب کا ذکر کروں گا، ان کے حوالے سے جو 22-25 کے قریب ویڈیوز وائرل ہوئی بھی ہیں، ذرا ان پر تو غور کر لیں کہ انہوں نے اسی مقدس ادارے کے بارے میں کیا کیا ارشادات فرمائے ہوئے ہیں. تو کارروائی کا آغاز ان سے کیوں نہ کر لیا جائے جنہوں نے پرائم منسٹر بننے کے باوجود یہ کہا کہ القاعدہ اور طالبان کو ISI نے ٹریننگ دی تھی. کیا یہ بیان کوئی کم ہے؟ کیا یہ غداری کوئی کم ہے کہ ساری دنیا جو ہمیں ذمہ دار ٹھہراتی تھی ٹیررسٹ کو ہاربر کرنے کا، اس کا ثبوت خود عمران خان صاحب دے رہے ہوں؟ اگر تو پہلے تو کارروائی وہاں سے شروع کرنی چاہیے، پھر بات یہاں تک پہنچے گی. اور پی ٹی آئی کی یہ جو لیڈرشپ ہے، اس کے اندر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ پہلے مسلم لیگ کا حصہ رہے، پھر مشرف کا حصہ رہے، اس سے پہلے پیپلز پارٹی کا حصہ رہے، ان سب کو بھی چن لینا ان میں سے کس کس نے کیا کیا کچھ کہا ہوا ہے انہی اداروں کے بارے میں، اسی لیڈرشپ کے بارے میں. تو یہ جو صرف مسلم لیگ کو ہدف بنا کے آپ ان کو ایک ایسی جماعت جس کے کریڈٹ پر ہے کہ پاکستان بنانے میں اس کا بڑا رول تھا، اس کو آج آپ دہشت گرد، آج آپ غدار قرار دے کے ملک سے نکالنے کی کس کیپیسٹی میں دھمکی دے رہے ہیں؟ ہو آر یو؟ کون ہیں آپ؟ تو یہ اس وقت میرے خیال سے وقت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہوش کے ناخن لیں اور ملک کی اکائیوں کو اکٹھا رکھنے کی کوشش کریں. ملک کی جو پولیٹیکل اینٹیٹیز ہیں جن کا رول ہے پاکستان کی سیاست میں، ان کو دشمن قرار دینے کی روش کو جتنی جلدی ترک کر دیں ان کے لیے یہ اتنا ہی بہتر ہوگا. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ موجود ہے زاہد خان ANP رہنما ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو طالبان نے نشانہ بنایا ہے، اب مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے جی، اعجاز شاہ کی جو آج بیان ہے وہ تو تعجب ہے اس پہ، اور اس پہ ISPR ابھی خاموش ہے.
ہمیں تو اس پہ بات کرنی چاہیے، کیونکہ سب سے تو ایک انٹیریئر منسٹر کے جو دھمکی دیتے ہیں اور پرانی جو حوالے دیتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ جب پنجابی طالبان تھے تو پنجابی طالبان کہہ رہے تھے کہ ہم ایم پی کو مار رہے ہیں اور ہمیں مار رہے تھے، اور وہ پنجابی طالبان تھے. تو ظاہر ہے کہ اس وقت اعجاز شاہ بھی سروس میں تھا. اعجاز شاہ بتا سکتے کہ وہ کون سے لوگ تھے، وہ کون تھے. تو اگر ایسی اسٹیٹ ٹیررزم ہوتی ہے، مطلب کہ حکومت ٹیررزم ہوتی ہے، تو اس سے اور ملک کا کیا آپ دنیا میں آپ بتائیں گے؟ آج اگر FATF کے لیے آپ نے اتنے قانونی بنائی ہے اور یہ اعجاز شاہ کے بیان اگر وہاں پہ اٹھایا جائے تو بتا دے کہ وہ کہے گا کہ اپنے لوگوں کو بھی وہ دھمکی دے رہے ہیں کہ ان پی کو جس طریقے سے مارا تھا، یا ان پی کے اور بلور خاندان کا نام لیتے ہوئے ان کو شرم آنی چاہیے کہ ایسے باتیں کرنے سے ملک میں یکجہتی، اتحاد اور اتفاق نہیں ہوتا ہے، بلکہ ملک کمزور ہوتا ہے، اور انہی باتوں سے زیادہ کمزور ہوتا ہے بجا کے کوئی ایک خبر اگر کوئی بات کر دے جس طریقے سے مسلم لیگ نون کے پیچھے پڑے ہوئے ہے. اب اگر مسلم لیگ نون کو چونکہ وہ تو پنجاب کی ہے اور وہ زیادہ اکثریت اس کے پنجاب میں ہے، اگر اس کو بھی غدار کہے اور ان کے خلاف یہ کہ یہ غداری کا جو فیکٹری ہے بند ہونی چاہیے. یہ 70 سال میں ہم نے یہی سیکھا ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے تو پہلے بنگالی غدار تھے، پختون غدار تھے، سندھی غدار تھے، بلوچی غدار تھے، اب یہ آپ کے سامنے پنجابی غدار نما ہوا. تو اس غداری کے جو بدلے میں جو کچھ آپ کو مشرق پاکستان میں ملا، کیا اس سے آپ کو کوئی سبق نہیں سیکھا جا سکا؟ آپ نے سبق سیکھنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ایک انٹیریئر منسٹر اگر یہ اس سے اور ذمہ دار بندہ مجھے پاکستان میں بتا دو کہ عوام کی جان و مال کی حفاظت کون کر سکتا ہے. جب انٹیریئر منسٹر یہ بات کرتا ہے تو اس سے پھر اللہ حافظ اس ملک کا، اس معاشرے کا، اس میں عدالتوں کا، اس میں دیکھیں انصاف کا ہی اس پہ تو پابندی ہے، میڈیا پہ پابندی ہے، وہ باتیں تو یہ بتا نہیں سکتے ہیں. لیکن یہ مجھے بتا دے کہ جس ملک میں ایک وزیر اعظم نے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں کیس تھا اس کو بری کر دیا گیا کیونکہ اس نے کچھ نہیں کیا تھا. کیا یہ سپریم کورٹ میں ججز چپ کے نہیں آتے رہے؟ کیا پارلیمنٹ کے اوپر حملہ نہیں ہوا تھا؟ کیا PTV پہ قبضہ نہیں کیا گیا تھا؟ کیا پرائم منسٹر کے گیٹ پہ آرڈر نہیں دیا گیا؟ تو آرڈر دینے والا کون تھا؟ اور وہ دیکھیے کمانڈر ہوتا ہے. خود تو عمران خان یہ کہتا تھا کہ جب کپتان ہوتا ہے تو ذمہ داری کپتان کی ہوتی ہے. تو ابھی کپتان بری ہو گیا اور باقیوں کو کہتے کہ جی پروسیجر مان لو. تو میرے خیال میں جس ملک میں انصاف کا گلا گھونٹا جاتا ہے، جس میں میڈیا کے گلے کو دبایا جاتا ہے اور عوام کی رائے پہ پابندی لگاتی ہے، اور پھر انٹیریئر منسٹر یہ دھمکی دیتے ہیں. دیکھیں یہ طالبان کا تو بالکل وہ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ تو ابھی کہہ رہے، ہم تو کافی عرصے سے کہہ رہے کہ پھر وہ ایکٹیو ہوئی ہے ہمارے صوبے میں اور دندنات ہی پھر رہے. اور ابھی آپ دیکھیں شیخ رشید کے خلاف تو بالکل FIR درج ہونا چاہیے، کیونکہ شیخ رشید نے کہا کہ کوئٹہ میں دھماکہ ہوگا، پشاور میں بھی ہوگا، دونوں میں ہو گئے. تو اگر شیخ رشید کو یہ علم تھا تو پھر ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کیا کرتے رہے؟ پھر حکمران کیا کرتے رہے؟ کیا عوام کو مارنا یہ ان کو شوق ہے؟ اور عوام ملک میں اپنا تفریح پلانا ان کا شوق ہے؟ ملک کی معیشت کو تباہ کرنا ان کا شوق ہے؟ ملک کو برباد کرنا ان کا شوق ہے؟ تو پھر تو اس ملک کے اللہ حافظ سے اعجاز شاہ کے خلاف حکومت کو چاہیے کہ وہ بھی ایکشن لے. اور چونکہ وہ اس نے ایک ایسے منصب پہ بیٹھا ہے اور وہ ریٹائر ہے ایک اچھی ادارے سے، اس ادارے کی تواسط سے اس ادارے کو بھی اس پہ بات کرنی چاہیے، کیونکہ اس نے تو اپنے ملک کے اندر دھمکی دی ہے تاکہ یہ اس کا ازالہ ہو سکے. اگر نہیں ہوگا تو یہ ملک اپنا تفریح کی طرف اور انارکی کی طرف جائے گا، جس سے بربادی ہوگی. کوئی اس سے ایک اچھا مثال نہیں پیش ہوگا. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ موجود تھے زاہد خان ANP رہنما، مفتی کفایت اللہ ہمارے ساتھ موجود تھے JUI فے کے رہنما، اور نوید چودھری صاحب اور سلیم بخاری صاحب ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ سب کا بہت شکریہ. آگے بڑھیں گے. آپ کو بتایا کہ لاہور میں مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں نون لیگی رہنما ایاز صادق کا کہنا ہے کہ حکومت سیاسی لڑائی میں افواج پاکستان کو شامل نہ کرے. میں اپنے موقف پر قائم ہوں. میرے پاس بے شمار راز ہیں لیکن کبھی غیر ذمہ دارانہ بیان نہیں دیا. کسی کو حق نہیں کہ کسی کو غدار کہے. کوئی غلط بات نہیں کی، وضاحت کر دی ہے. حکومتی لوگوں نے میرے خلاف سازش کی. PDM کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے نون لیگ کے رہنما ایاز صادق کی حمایت کر دی. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں ایاز صادق نے انتہائی ذمہ دارانہ اور سنجیدہ بات کی. بیان سے کوئی بھی اختلاف نہیں کر سکتا، لیکن وزیر کے بیان پر کیا کہیں گے؟ مولانا فضل الرحمان نے کہا ان لوگوں سے حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ کیوں لیں؟ اس حکومت کے جواز کو تسلیم نہیں کرتے.
उन्होंने काबीना अहमकों का मुरब्बा करार दे दिया। मुस्लिम लीग नून के अयाज सादी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त बासा के वाइस चेयरमैन शेख इम्तियाज़ महमूद ने बतौर आम शहरी दी। शेख इम्तियाज़ का कहना है कि अयाज सादी के बयान की वजह से लोगों में गुस्सा पाया जाता है। आइन के आर्टिकल 63 की खिलाफ वर्जी की गई, जिसकी बिना पर अब अयाज सादिक मेंबर असम्बली नहीं रह सकते। कज़ाफ़ी बट हमारे साथ मौजूद हैं। कज़ाफ़ी बट बताएगा इस हवाले से। जी, इस दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अयाज सादिक के खिलाफ आइन के आर्टिकल 63 के तहत कार्रवाई की जाए, क्योंकि 63 के तहत अब अयाज सादिक मेंबर असेंबली नहीं रह सकते, उनकी असेंबली रुकनीत खत्म की जाए। अयाज सादिक ने जो बयान दिया इस पर वो कौम और अफ़वाज पाकिस्तान से माफ़ी मांगे। उनका ये कहना था कि अयाज सादिक का जो बयान है इसकी वजह से लोगों में गम और गुस्सा पाया जाता है, और अयाज सादिक ने अपनी कुर्सी की भी तौहीन की है कि एक सीक्रेट चीज़ को वो सामने लेकर आए हैं। इसी वजह से उन्हें आइन के आर्टिकल 63 के तहत इलेक्शन कमीशन नाअहल करार दे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में अयाज सादिक के खिलाफ लगे बैनर्स उतारने के लिए लीगी कारकुन भी मैदान में आ गए। कारकुनों ने साबिक स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ लगे फ्लेक्सेस उतार दिए। लीगी कारकुनों ने इल्ज़ाम आयद किया कि अयाज सादिक के खिलाफ फ्लेक्सेस और बैनर्स सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान ने लगवाए। ये जनाब हम उतार रहे हैं फ्लेक्सें, ये हमारा हक है, हमारे खिलाफ अलीम खान ने ये फ्लेक्सें लगवाई हैं। ये सरदार याद सादक के खिलाफ ये फ्लेक्सें लगवाई हैं। मीर जाफर मीर सादक तुम लोग खुद हो जिन्होंने आटा चोरी किया, चीनी चोरी की। तुम लोगों मीर जाफर मीर सादक, तुम लोगों पाकिस्तान के दुश्मन और हमारे खिलाफ इस तरह की घटिया सियासत करते हुए आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। जनाब है सारी फ्लैक्स की गड्डी भरी हुई है जो उन्होंने हमारे खिलाफ साजिश की है। देखो तुम देख सकते हो। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने अयाज सादी के खिलाफ हुकूमती मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। कहते हैं महज इंतकाम के लिए अयाज सादी के खिलाफ हर्जा सराई हो रही है। कौमी असम्बली में स्पीकर ने अयाज सादी के अल्फाज कार्रवाई से हज़फ क्यों नहीं कराए? अयाज सादिक जब बयान दे रहे थे तो क्या स्पीकर और हुकूमती अरकान सो रहे थे? लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह का कहना था, हुकूमत को अपोजिशन के बयानात भारतीय बयानिए से मंसूब करने के अलावा कोई काम नहीं। इंतकाम की आग गली मोहल्ले तक फैल गई तो हालात काबू में नहीं रहेंगे। हुकूमत जो है उसको मासवाए अपोजिशन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करने और या अपोजिशन के किसी भी रहनुमा के बयान को तोड़ मरोड़ के इंडिया के साथ मंसूब करने या इस किस्म के इल्ज़ामात लगाने के अलावा कोई काम नहीं। अयाज सादिक साहब पे ऊपर जो इल्ज़ाम है, अगर उनकी बात जो है उससे गलत मानी निकाले जा सकते थे या उनका कोई अल्फाज जो है वो आगे पीछे था, तो वहाँ स्पीकर साहब सोए हुए थे। उस वक्त स्पीकर साहब जो है वो उनके बयान को एक्सपंज कर देते। बाकी पूरी जो है वो हुकूमती टीम वहाँ पे बैठी। किसी ने एतराज़ किया, IG जेल खाना जात को वज़ीर आज़म, इस मुल्क के वज़ीर आज़म ने IG जेल खाना जात जो पंजाब है उसको बुलाया और उसे कहा कि मैं तुम्हें मॉनिटर कर रहा हूँ, मैंने IB जो है वो जेल के बाहर और अंदर बैठाई हुई है। अगर मियाँ शहबाज शरीफ को, हमजा शहबाज शरीफ को आपने कोई सहूलत दी तो मैं जो है वो आपको छोड़ूंगा नहीं। हुकूमती फैसले जो है वो बर वक्त नहीं हुए, ना वो बर वक्त फैसले होते हैं जिसका पूरा बोझ जो है वो आवाम के ऊपर आके पड़ता है। 5-5 घंटे की मीटिंग होती है, मीटिंग का एजेंडा कोई और होता है और वहाँ पे बात शुरू हो जाती है कि जी मैं छोड़ूंगा नहीं। इंतकाम और नफरत में गर्क एक नालायक और नहल टोला जो है वो इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत है। चाहते हैं अवाम अपने फैसले खुद करे। जनवरी में इस्लामाबाद पहुंचकर कठपुतली जालिम को घर भेज देंगे, बिलावल भुट्टो ने ऐलान कर दिया। कहते हैं PTI की हुकूमत तब्दीली के नाम पर तबाही लाई। हुकूमत ने 2 साल में अवाम को कुछ नहीं दिया। मुल्क का हर तबका एहतजाज कर रहा है। वो गिज़र में जलसे से खिताब कर रहे थे। अपोजिशन के जलसों का जवाब जलसों से देने का फैसला कर लिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने PTI सेंट्रल पंजाब के सदर एजाज चौधरी की तजवीज़ पर मैदान सजाने की मंजूरी भी दे दी। PTI अपना पहला जलसा 7 नवंबर को हाफिजाबाद में करेगी। हाफिजाबाद में होने वाले जलसे में वज़ीर आज़म इमरान खान खुद शरीक होंगे। वज़ीर आज़म जलसे में यूनिवर्सिटी ऑफ हाफिजाबाद का संगे बुनियाद और हॉस्पिटल का ऐलान भी
करेंगे। आपको बताएं कि हुकूमत ने अपोजिशन के जलसों का जवाब जलसों से देने का फैसला कर लिया है और वज़ीर आज़म इमरान खान ने PTI सेंट्रल पंजाब के सदर एजाज चौधरी की तजवीज़ पर मैदान सजाने की मंजूरी दे दी है, जबकि इस हवाले से PTI अपना पहला जलसा 7 नवंबर को हाफिजाबाद में करेगी। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान ने 8 नवंबर को इस्लामाबाद में इजलास तलब कर लिया। मौजूदा सियासी सूरत हाल में हुकूमत मुखालिफ तहरीक के अगले मरहले पर मुशावरत होगी। मियाँ नवाज शरीफ भी वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक होंगे। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं। साजिद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, PDM के सदर मौलाना फजल रहमान ने 8 नवंबर को PDM में शामिल जमातों के रहनुमाओं का इस्लामाबाद में इजलास तलब कर लिया। इजलास में मियाँ नवाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए शिरकत करेंगे, बिलावल भुट्टो जरदारी भी शिरकत करेंगे। इसके अलावा शहद खकान अब्बासी, अमीर हैदर होती, मियाँ इफ्तिखार, महमूद अचरजई, आफ्ताब शेरपऊ, अख्तर मेंगल, अवैस नूरानी भी शिरकत करेंगे। इजलास मुस्लिम लीग हाउस इस्लामाबाद में होगा। तेजी से बदलती सियासी सूरत हाल में हुकूमत मुखालिफ तहरीक के अगले मरहले पर मुशावरत होगी और इस इजलास में बहुत अहम फैसले किए जाएंगे। जी ठीक है साजिद, बहुत शुक्रिया। सेनेटर सरदार याकूब नासिर को नून लीग बलोचिस्तान का सदर बनाने की इतलात गर्दिश करने लगी। याकूब नासिर ने ऐसे किसी भी फैसले से लाइल्मी का इजहार कर दिया। 24 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, सिर्फ इतना मालूम है अब्दुल कादिर बलोच ने इस्तीफ़ा दिया है। मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान का सदर बनाए जाने की इतला मीडिया से मिली। एहसन इकबाल से बात की तो उन्होंने कहा वो मुलाकात के लिए आ रहे हैं। आपको बताते चलें कि सेनेटर सरदार याकूब नासिर को नून लीग बलोचिस्तान का सदर बनाने की इतलात गर्दिश करने लगी हैं। याकूब नासिर ने ऐसे किसी भी फैसले से लाइल्मी का इजहार कर दिया। 24 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, सिर्फ इतना मालूम है अब्दुल कादिर बलोच ने इस्तीफ़ा दिया। मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान का सदर बनाए जाने की इतला मीडिया से मिली, जबकि एहसन इकबाल से बात की तो उन्होंने कहा वो मुलाकात के लिए आ रहे हैं। इस हवाले से बताते चलें कि सेनेटर सरदार याकूब नासिर को नून लीग बलोचिस्तान का सदर बनाने की इतलात गर्दिश करने लगी। मुस्लिम लीग नून का पार्टी इजलास खत्म हो गया है। मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। रहनुमाओं ने कहा कि सिलेक्टेड हुकूमत के पांव उखड़ चुके हैं। भारतीय मीडिया के ज़ेरे असर गद्दारी के ओछे बयानिए का प्रचार शिकस्त की अलामत है। अयाज सादी के खिलाफ मनफी इश्तिहारी मुहिम की शदीद मजम्मत की गई। इस नौइयत के हथकंडे अदाम की तवज्जो, महंगाई, बेरोज़गारी, मईशत की तबाही, खारजा पॉलिसी समेत हर महाज पर बदतरीन नाकामी और करप्शन को छुपाने की कोशिश है। मुस्लिम लीग नून मुस्तकबिल में मज़ीद ज़्यादा क़ुव्वत से अपना किरदार अदा करेगी। इजलास ने पार्टी सदर शहबाज शरीफ और पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज को जेल में कानूनी सहूलियात न देने के लिए वज़ीर आज़म की IG जेल खानाजात को धमकी की शदीद मजम्मत भी की। तफसीलात जान लेते हैं। उमर असलम हमारे साथ मौजूद है। उमर, इस इजलास का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की रिहाइश का जाती उम्र में मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं का अहम इजलास हुआ। इस इजलास में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी, सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल, सेनेटर परवेज रशीद, ख्वाजा साद रफीक, राना सनाउल्लाह, खुर्रम दस्तगीर खान समेत दीगर सीनियर रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास में सरदार अयाज सादी के खिलाफ मनफी इश्तिहारी मुहिम चलाने की मजम्मत की गई। लीगी रहनुमाओं का कहना है कि PDM के जलसे इंतहाई कामयाबी से जारी है, जिसकी वजह से हुकूमत के पांव उखड़ चुके हैं। उनका कहना था कि अवाम PDM की सियासी जद्दोजहद में जिस जोश जज्बे का इजहार कर रही हैं और जलसों में शिरकत कर रहे हैं, इससे सिलेक्टेड हुक्मरान घबरा गए हैं। उनका कहना था कि सिलेक्टेड हुक्मरान का प्रोपेगेंडे के हवाले से बातें करना बहुत ही गलत बात है। जबकि मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं की जानिब से साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी के खिलाफ मनफी इश्तिहारी मुहिम चलाने की शदीद मजम्मत की गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना था कि वजाहत जारी होने के बावजूद इस नौइयत के हथकंडे दरअसल अवाम की तवज्जो महंगाई, बेरोजगारी, मईशत की तबाही, खारजा पॉलिसी समेत हर महाज पर बदतरीन नलायकी और नाकामी और हुकूमती करप्शन को छुपाने की नाकाम कोशिश है। इजलास में फैसला किया गया कि अगले मरहले में खैबर पख्तूनख्वा में PDM के जलसों को भरपूर कामयाब बनाने के लिए इकदाम किए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना था कि मौजूदा हुकूमत नाकाम हो चुकी है। मुस्लिम लीग नून PDM और पार्टी के प्लेटफॉर्म से वोट चोरी के खिलाफ। उमर, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका।
अवामी फलाह के लिए कायम यूटिलिटी स्टोर्स शहरियों को सहूलतें ना दे सके। लाहौर में स्टोर्स पर चीनी 68 रुपये किलो में दस्तयाब तो है, लेकिन 1000 से कम खरीदारी पर मिलेगी नहीं। शहरी चीनी के 2 किलो के पैकेट की खरीदारी के लिए 1000 की गैर ज़रूरी अशिया खरीदने पर मजबूर हैं। तफसीलात जानते हैं, नबील मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। नबील, बताइएगा शहरियों का क्या रद्द अमल है? जी, मैं इस वक्त शादमंद यूटिलिटी स्टोर में मौजूद हूँ और यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आने वाले लाहौरियों का ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से सस्ती अशिया फ़राहम करने का दावा तो किया जा रहा है, लेकिन उनके हसूल में उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना है। आप ये बताइए कि यूटिलिटी स्टोर्स पर जो चीनी की तकसीम का तरीका कार है, क्या आप उससे मुतमईन हैं? नहीं, मोस्टली मैं जब भी आता तो यहाँ तो चीनी अवेलेबल होती नहीं है, और आज भी हम आए हैं तो चीनी मेरा ख्याल नहीं है इधर अवेलेबल। तो बाकी चीज़ें जो ले रहे हैं वो नॉर्मल रूटीन के अकॉर्डिंग वही जो मार्केट रेट है वही रेट है। अलग से सिर्फ चीनी लेने आए तो यहाँ पर इनका रवैया कैसा होता है या क्या कहा जाता है कस्टमर को? मिलती नहीं है, देते नहीं है। यूटिलिटी स्टोर इंतज़ामिया की जानिब से जो बंदिश लगाई गई है कि जब तक आप 1000 रुपये की ख़रीदारी नहीं करेंगे उसके इवज़ आपको सिर्फ 2 किलो का चीनी का थैला फ़राहम किया जाएगा, वगरना चीनी फ़राहम नहीं की जाएगी। और इसी सूरत हाल की वजह से लाहौरियों ने जो है वो यूटिलिटी स्टोर से चीनी की जो ख़रीदारी है उसको बहुत बड़ी तादाद में मुस्तरद करते। उनका ये कहना है कि ये उस कानून को नहीं मानते, इस तरीक़ाकार को वो तस्लीम नहीं करते कि जिसके तहत जब तक वो 1000 की ख़रीदारी नहीं कर लेते तो उनको 2 किलो का चीनी का थैला फराहम। बहुत शुक्रिया। अब कुछ कोरोना वायरस की बात कर ली जाए। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान केसेस और अमवात में इजाफा होने लगा। गुज़श्ता एक रोज़ में 11 अफराद जान की बाजी हार गए। 807 नए केसेस रिपोर्ट हुए। एक्टिव केसेस 12,121 तक पहुंच गए। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 21,688 टेस्ट किए गए, जिनमें से 807 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मजमूई केसेस की तादाद 3,32,993 तक पहुंच गई। सिंध 1,45,475 के साथ सर फहरिस्त है। पंजाब 1,04,016, खैबर पख्तूनख्वा 39,458, इस्लामाबाद 19,818 और बलूचिस्तान में 15,896 अफराद मुतासर हो चुके हैं। गुज़िश्ता एक रोज में 11 अमवात रिपोर्ट हुई, जिसके बाद मजमूई तादाद 6,806 हो गई। मुल्क भर के अस्पतालों में इस वक्त 838 मरीज ज़ेर इलाज हैं, जबकि 100 वेंटिलेटर पर मौजूद हैं। मुल्क भर में 12,121 एक्टिव केसेस हो चुके हैं। इस बुलेटिन से इतना।